नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में जो 9 और 10th का क्लास का नया सिलेबस ऐड हुआ है और बिहार पुलिस में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नया सिलेबस अपलोड किया हुआ है उसमें 9th और 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी सभी सब्जेक्ट और नए चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को आपको कम समय में फास्ट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड किया हुआ ये सिलेबस है आपके जो 10th क्लास का है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, आप देख सकते हैं जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिहार पुलिस का है ये सिलेबस का है। और इसी सिलेबस में जो चैप्टर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसी चैप्टर के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 10th क्लास का 9th क्लास का वो सभी प्रश्न आपको करवाएंगे, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और फिर क्या भारत में राष्ट्रवाद, ये सभी चैप्टर नया ऐड हुआ है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, फिर व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट और चैप्टर ऐड हुआ है आपको सभी कम समय में आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। देखिए आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में ऐड किए गए नए सिलेबस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको बताएंगे और आपको अभी बताएंगे यही जो कि आपको सिलेबस में, देखिए यही सब आपको अभी रिवीजन करवाएंगे आपको, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो खुद सरकारी जॉब करता हूं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूं, इसलिए टाइम कम मिल पाता है। तो इसलिए आपको कम समय में अधिक से अधिक जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके नए जो चैप्टर ऐड हुआ है मैं आपको कोशिश करूँगा। आज तो 100 से ज़्यादा प्रश्न लाऊंगा और कोशिश करूँगा मैं कि कल लगभग 200 प्रश्न आपको डेली करवाऊँ, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। जैसे पहला है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब यहाँ से यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण है जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 2023 में भी पूछा गया, 22 में, 16 में, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट होगा, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ जान सकते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का ये जन्म कब हुआ था, तो 1769 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस के अजासियो में हुआ था ना, फ्रांस के अजासियो में हुआ था, ठीक है। और एक वाटरलू का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। और इसमें कौन कौन लड़ा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें फ्रांस की तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट ही था और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, है ना, ब्रिटेन के लोगों ने जीत किया था, ठीक है। और नेपोलियन की बात आई है तो नेपोलियन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था, तो इटली के एकीकरण में योगदान किया था विक्टर एमेनुएल ने भी किया था, और गैरीबाल्डी और मेजिनी ने किया था, और काउंट काबूर ने किया था। ये चार व्यक्ति है जो विक्टर एमेनुएल, गैरीबाल्डी, मेजिनी और काउंट काबूर, ये सभी क्या इटली के एकीकरण में योगदान किया था। नेक्स्ट है रक्त एवं लोह की नीति, है ना, रक्त एवं लोह की नीति को अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लोह की नीति को अवलंबन किया था किसने, बिस्मार्क ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में किस शासक ने रक्त और लोह की नीति अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ये तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था कब, 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, और चीनी क्रांति 1911 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो हीगेल ये था जर्मनी का दार्शनिक था, ना, हीगेल कहाँ का, जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट है कोसुच का संबंध किस देश से, तो कोसुच का संबंध ये पोलैंड से है ना, कोसुच पोलैंड, कोसुच का संबंध कहाँ से, तो पोलैंड से है। नेक्स्ट है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है। ये भारत की बात है, ठीक है, ये भारत में है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान किया था, लेकिन विश्व में लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजिनी का संबंध
किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था ना। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो किस सम्मेलन में पूछा है? तो किस सम्मेलन में? तो ये लोसेन सम्मेलन में ना। देखिए, क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया, कम लॉस है ना, कम लॉस मतलब कम होता है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिए, लोसेन सम्मेलन में। नेक्स्ट है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, याद रखना है इसको। क्या है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था आपका 1815 में। और एक क्या था? वाटरलू का युद्ध, वो कब हुआ था? 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर? तो प्रधानमंत्री, यानी कि विक्टर इमेनुएल का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर था। नेक्स्ट है कि जिब्बेलिन संबंधित था अथवा जिब्बेलिन एक संस्था थी, तो ये कैसी थी? व्यापारियों की, है ना। इसका करेक्ट आंसर व्यापारी। जिब्बेलिन किससे संबंधित था? व्यापारी से, यानी कि जिब्बेलिन जो एक संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि ये हुआ था 1871 में, है ना, याद रखना है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था ना। जर्मनी का बिस्मार्क, जर्मनी का बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का नहीं, बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में ये किया था किसने? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बाकी इटली के एकीकरण में संबंधित है मेजिनी, काबूर और गेरिबाल्डी। नेक्स्ट है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध किसने किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रिया ने। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध था ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। नेक्स्ट है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था ना, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है एक राजनीतिक था ना। मार्टिन लूथर कौन था? एक राजनीतिक था। नेक्स्ट है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी एक क्या था? नाविक था। याद रखना है, गेरिबाल्डी नाविक है ना, गेरिबाल्डी नाविक है ना, गेरिबाल्डी नाविक था। नेक्स्ट है यंग युवा यानी कि यूरोप इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग यानी कि युवा, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था मेजिनी ने किया था ना। यंग यूरोप इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। नेक्स्ट है यूरोप का मरीज कैसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और एक क्या होता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध है ना। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। याद रखना है, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ था। नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये रहा है कहाँ? यूनान का, है ना। यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है ये यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी ये यूरोप में आता है ना, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है इटली और जर्मनी। नेक्स्ट है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा ये बुर्बो है ना, बुर्बो जो है किस शासक वंश की? तो बुर्बो शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक है, तो फ्रांस और पर्सा के बीच जो 1870 में युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था ना, सेडान में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क ये क्या था? इसका करेक्ट आंसर है कूटनीतिक था ना, एक क्या था? कूटनीतिक है ना। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिक था।
नेक्स्ट है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुआ था तुर्की के साथ हुआ था, ठीक है, तुर्की के साथ हुआ था, ठीक है। दोस्तों अभी क्या है, एग्जाम में टाइम कम है, इसलिए पूरी डिटेल में इसको ना बताकर फास्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताकर अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। 1789 को फ्रांसीसी क्रांति है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो वहाँ बुर्बो का शासक था ना, बुर्बो का शासक था 1789 में। नेक्स्ट है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ये हुआ था इंग्लैंड में ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला जो चैप्टर होता है समाप्त होता है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये समाप्त हुआ। फिर आपका आता है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, ठीक है, अथवा मार्क्स के 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा रहा है ना। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल या तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दास कैपिटल है ना। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था 1867 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर में है ना, जर्मनी के ट्रियर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी का ये कब हुआ था? 5 मई 1818 है ना, डबल 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर में, ठीक है। एक है पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? तो वो भी कार्ल मार्क्स ही है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये दोनों का लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था और दास कैपिटल की रचना किया गया था 1867 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने ही दिया था, ठीक है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। और अप्रैल थीसिस ये किसने जारी किया था? तो लेनिन ने जारी किया था, ये याद रखना है ना। अप्रैल थीसिस किसने जारी किया? लेनिन ने। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, अथवा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। याद रखना वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा अथवा अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस किसने जारी किया था? तो ये किया था लेनिन ने, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय ये कहाँ है? जेना जर्मनी, जेना जर्मनी है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में है। नेक्स्ट है रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है। ड्यूमा ये रूस से रिलेटेड है, यानी कि रूस का संसद का नाम क्या है? ड्यूमा ही है, ठीक है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो रूस का है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत दल वाला वो कहलाया मेनसेविक, ठीक है। अल्पमत वाला ये कहलाया मेनसेविक है ना, मिनिमम ऐसे रिलेट के याद रखिएगा। मिनिमम अल्पमत मतलब अल्प यानी कि मिनिमम, मिनिमम वाला मेनसेविक, और ये होता है बहुमत वाला, यानी कि बहुमत वाला जो बहुमत बोल्शेविक, बहुमत बोल्शेविक याद रखना है। रिलेट करके याद रहेगा, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। बहुमत वाला जो होता है बोल्शेविक, अल्पमत यानी कि मिनिमम मेनसेविक है ना, मिनिमम मेनसेविक, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण। क्या होगा आंसर? जापान का आत्मसमर्पण। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो किस संधि के तहत बाहर हुआ था? तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस है ना विश्व युद्ध से
प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था ना, किस संधि के तहत? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। तो 1918 में ये बाहर हुआ था। ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने सुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो इसके करेक्ट आंसर है डच भाषी समुदाय। किस समुदाय ने? तो डच भाषी समुदाय ने सुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। नेक्स्ट है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक यानी कि बहुमत वाला, है ना, बोल्शेविक यानी बहुमत वाला, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किया था लेनिन ने, है ना। बोल्शेविक का बहुमत वाले का किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? या तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो ये था रूस, है ना। इसका करेक्ट आंसर है रूस, है ना। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन था ब्रिटेन का, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट है कि युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था लियो टोल्स्टाय, है ना। टोल्स्टाय ने लिखा था, लियो टोल्स्टाय ने लिखा था। और ये ध्यान रखना है लियो टोल्स्टाय जो है ये गांधी जी से भी रिलेटेड है, गांधी जी के ये इनसे प्रेरित थे। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, एक तो ये दास कैपिटल है, ठीक है। युद्ध शांति तो किसका है? युद्ध शांति है लियो टोल्स्टाय का, ठीक है, टोल्स्टाय का। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है एक दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि बी और सी दोनों है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन संगठन करता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू ने लगाया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी के ट्रियर में हुआ था 5 मई 1818, यानी 1818 में हुआ था। किसका? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था जर्मनी के ट्रियर में। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1917 में, है ना। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1867 में हुआ था ना, 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र, है ना, तो इसके लेखक कौन, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट, है ना। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। नेक्स्ट है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोटस्की ने किया था ना। लाल सेना ट्रोटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था। अगर पूछे भारत में लाल सेना का गठन किसने किया था, यानी ऑप्शन में ट्रोटस्की नहीं रहे तो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में ना। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी नहीं था ये कार्ल मार्क्स। बाकी लुई ब्लॉ और सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये क्या यूरोपियन समाजवादी था। नेक्स्ट है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ये ब्रिटेन में हुआ था ना। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, चार्टिस्ट ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि 7 नवंबर 1917 को क्या बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था लेनिन ने किया था, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नेक्स्ट है कि लेनिन ने
ये जो ब्रेटा लिटोवस्क की संधि 1918 में हुआ था, किस राष्ट्र के साथ की? तो लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि जो कि 1918 में हुआ था, ये किस राष्ट्र के साथ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी के साथ किया था ना। ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि किसके साथ किया था? तो जर्मनी के साथ किया था। नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुआ था? तो बैठक हुई थी तो कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था 1864 में। नेक्स्ट है कि मदर उपन्यास के लेखक थे। तो मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की, है ना। मदर उपन्यास के लेखक गोर्की थे। नेक्स्ट है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया था। ठीक है, 1827 में किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था, है ना। सेंट साइमन ने किया था। नेक्स्ट है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था? तो 1921 में लागू किया था ना। लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया था। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में, है ना। और दास कैपिटल हुआ था 1867 में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका ये दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्या है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण कब हुआ, अथवा वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो ये कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सी समांतर रेखा अलग करती है? तो ये 38वीं करती है। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को कौन सा करती है? तो 17वीं समांतर रेखा करती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ये चैप्टर ये हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है मालूम? तो हिंद चीन जो है ये 3 देशों से मिलकर बना है। एक लाओस, है ना, लाओस याद रखना है, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन में मात्र 3 देश ही है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी पूछे तो हिंद चीन में कौन सा आता है? तो हिंदुस्तान ऑप्शन में देगा, चीन भी देगा, लेकिन ये दोनों नहीं है। ठीक है, हिंद चीन लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से मिलकर बना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। नेक्स्ट है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। नेक्स्ट है भारत में हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन? तो वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था, केरल के कालीकट पर आया था। जमीरुद्दीन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? कंबोडिया में, है ना। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी है आपका नोम पेन, है ना, नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। नेक्स्ट है जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। ठीक है, याद रखना है 1954 में। 1954 से एक और क्वेश्चन याद रखना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में ही हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को, है ना। हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता कहा जाता है। ठीक है, हनोई समझौता। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। ठीक है, यहीं से याद रखना है, हनोई समझौता। नेक्स्ट है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। कौन कौन सा आता है? तो आपको बताए थे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, है ना। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना ये हुआ था 1907 में हुआ था। ठीक है,
1907 में, याद रखना है, जब सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, नरम दल और गरम दल में अलग हुआ था 1907 में। तो उसी समय वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये लिखा फान बोई चाओ, फान बोई चाओ ने लिखा है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ, फान बोई चाओ ने लिखा था। नेक्स्ट है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, है ना। हुआ हुआ आंदोलन ये क्रांतिकारी और धार्मिक था। हुआ हुआ क्रांतिकारी और धार्मिक था। नेक्स्ट है कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक था? तो ये नरोत्तम सिन्हानुक जो है ये कहाँ का शासक था? तो ये कंबोडिया का शासक था, नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया का शासक था। नेक्स्ट है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे, है ना। हिंद चीन युद्ध में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, है ना। तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रसेल ने, ठीक है। रसेल ने अमेरिका को दोषी करार दिया था, वियतनाम युद्ध के लिए ये दोषी करार दिया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो ये चीनी का प्रभाव था, है ना। चीनों का प्रभाव था प्राचीन काल में वियतनाम पर, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। नेक्स्ट है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो आपको पीछे भी बताए थे हिंद चीन में कौन कौन शामिल है। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, ये चीन नहीं है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो पुर्तगालियों ने मलक्का, है ना। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो मलक्का में बनाया था, ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से संपूर्ण इतिहास का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और आगे हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद जो आप आगे का है, भारत में राष्ट्रवाद और अर्थव्यवस्था और आजीविका, फिर शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, ये सब आपके सिलेबस में जो नया ऐड हुआ है, ये सभी चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये सभी चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।